तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और ये जिस यूनिट के अंदर आता है उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, तो इस साल बेसिकली आप क्लास 12 की फिजिक्स में टोटल 5 यूनिट्स पढ़ेंगे, जिनमें से 2 यूनिट आपकी जो रहने वाली है वो एनसीईआरटी पार्ट 1 में रहेंगी और जो बाकी की 3 यूनिट रहने वाली हैं वो आपकी एनसीईआरटी पार्ट 2 में रहेंगी। तो हम वॉल्यूम 1 का एनसीईआरटी पार्ट 1 का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि किस यूनिट के अंदर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है, वो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो ये यूनिट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि बेसिकली जो पार्ट 1 एनसीईआरटी का रहने वाला है वो किस बारे में रहने वाला है। अगर आपको क्लास 10th की फिजिक्स याद है तो वहाँ हमने एक चैप्टर पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उस चैप्टर में हमने पढ़ा था उस इलेक्ट्रिसिटी की जो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन में हम बोलते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है चार्ज। तो वॉल्यूम 1 में हम बेसिकली उस चार्ज की, उस जो कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक कंपोनेंट है, उस चार्ज की जर्नी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आज का जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में आता है वहाँ तक वो बात कैसे पहुँची। मतलब चार्ज के बारे में सबसे पहले क्या हुआ, चार्ज की डिस्कवरी कब हुई, चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या मिली, फिर चार्ज के बारे में और क्या चर्चा हुई, मतलब चार्ज से लेकर बात पूरी अल्टरनेटिंग करंट तक कैसे पहुँचेगी, वो पूरा हम एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इसको हम आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है दैट विल बी चार्ज। लेकिन उसको भी शुरू करने से पहले हम बेसिकली जो ब्रांच हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हम समझते हैं, फिर हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें हमारी ब्रांच का नाम जो मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेसिकली क्या है, ये क्या है, एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं चार्जेस की, है ना। यहाँ देखो, अगर इस ब्रांच को मैं लिखूँ तो क्योंकि यहाँ लिखा है इलेक्ट्रो, अगर मैं इलेक्ट्रो का मतलब लिखूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, इलेक्ट्रो भी लिख सकता हूँ, और यहाँ आपको मिल रहा है स्टैटिक्स, है ना। ये 2 शब्दों से मिलके बना है, कौन सा, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। तो ये जो ब्रांच है फिजिक्स की 2 शब्दों से मिलके बन रहा है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का अगर मैं मतलब देखूं तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें आप चार्जेस की स्टडी करते हैं जब वो चार्जेस रेस्ट पर हों, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या समझे, कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट पर हो, ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और आप इसकी जो नोट्स है बहुत प्रॉपर बनाइएगा। देखो, तो मैं जो बोल रहा हूँ इसकी जो डेफिनेशन वो आप प्रॉपर लिखेंगे। क्या डेफिनेशन बोला मैंने, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इस ब्रांच का जो पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले जो टर्म आती है चार्ज, उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो ये जो टर्म है चार्ज, आपकी सबसे पहले किसने दी थी, लगभग आज से 2600 साल पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक फिलोसोफर हुआ करते थे बेसिकली, जिनका नाम था थेल्स ऑफ माइलेटस। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि चार्ज, उन्होंने नाम तो नहीं दिया चार्ज, बस उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे आसपास मैटर्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। उनमें से जो एम्बर है, उन्होंने सबसे पहले एम्बर का नाम लिया था कि जो एम्बर है वो अपने आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है ना। ऐसे उन्होंने कई चीज़ों के नाम दिए थे, पर उन्होंने चार्ज नहीं बताया कि चार्ज, ये जो नाम है चार्ज, ये भी उन्होंने नहीं दिया। और कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये भी ऐसा कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने ऐसा बताया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, लेकिन वो आते हैं लगभग हमसे 1754 1752 के आसपास। इस दौरान एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे इस चैप्टर की, एक एक चीज़ लिखेंगे। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना आप पढ़ लो बस बहुत है आपके लिए। इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ना तो आप आईआईटी में, ना तो जी में जाएगा, ना नीट में जाएगा, और ना ही आपके बोर्ड्स में जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ बस आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 72 में आपको सबसे पहले बताया, मतलब चार्ज जो नाम है चार्ज सबसे पहले किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया।
ठीक है। तो चलिए देखो, चार्ज समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, हम आज के समय पे जानते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। जो मैटर होता है वो मैटर एटम से मिलके बनता है। एटम का मतलब हम बोलते थे ना, पढ़ते थे कक्षा 8वीं में कि एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी मैटर। तो मैटर किससे मिलके बनता है? एटम से। एटम किन किन चीज़ों से मिलके बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या ये तीनों ही होते हैं? और भी तो होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली हमें किन की बात करनी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। तो मैटर होता है, मैटर बनता है एटम से, और एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। अच्छा, एक और बात हमने पढ़ी है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बोलो, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है, हम जानते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, इसीलिए क्या होता है कि वो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट करते हैं और ओवरऑल क्या हो जाता है? वो एटम कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर ना रहे तो तब क्या होगा? तो उस वाली सिचुएशन में देखो क्या होता है कि मान लो मैं एक एटम मान रहा हूं। उस एटम के अंदर मैंने 3 नेगेटिव चार्ज बेसिकली मान लिए, या 3 इलेक्ट्रॉन मान लिए, और मैंने 3 इसके अंदर प्रोटॉन भी मान लिए। तो अगर दोनों की वैल्यू बराबर है मतलब ये न्यूट्रल है। मगर क्या हो कि अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दूं तो क्या हो? तो ये वाला चार्ज इसके चार्ज को खा जाएगा, है ना? देखो, ये वाला चार्ज इसके चार्ज को खा जाएगा, ये वाला चार्ज इसके चार्ज को खा जाएगा। अब इस पॉजिटिव को खाने के लिए एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, जो कि अब चला गया बाहर। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चार्ज बचा, कौन? पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो पूरा एटम है ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ जाता, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को खा जाता, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को खाने वाला तो दूसरा कोई है नहीं। मतलब अब ये जो एटम थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज हुआ था, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से अब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब इससे एक बात हम समझते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं बात, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा होने से कोई ऑब्जेक्ट या कोई एटम पॉजिटिव चार्ज बनेगा या नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये डिसाइड होता है। मतलब सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन्स के कम या ज़्यादा होने का। क्या ये बात क्लियर है? तो देखो, जो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी, वो उन्होंने क्या बताई थी? ठीक, उनके हिसाब से क्या डेफिनेशन थी कि कोई भी जो मैटर होता है, जैसे मैंने एक मैटर ले लिया, ये मैटर एटम से मिलके बना होगा, और अगर मैं इसको किसी चीज़ से रब करता हूँ, क्योंकि रब करने से बेसिकली जितनी भी चीज़ें वो चार्ज हो जाती हैं, तो मैं अगर इस मैटर को अगर मैं रब करता हूँ तो हो सकता है इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं, और हो सकता है इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। हम वो केस ले रहे हैं जिस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? कमी हो गई, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। चलिए ठीक है, एक और हमने मैटर लिया, उसके साथ भी सेम चीज़ हुई। मतलब हमने सेम मटेरियल का ले लिया, फिर हमने इसको रब किया, तो इसके अंदर से भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे कहाँ चले गए? बाहर चले गए। तो इसके अंदर भी क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, और हमने इन दोनों मैटर को आसपास रख दिया, तो हमें पता है सेम चार्ज रिपेल्स ईच अदर, ठीक, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर ये दोनों सेम चार्ज हैं, इनको पास पास रख दिया, तो क्या ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, करना तो चाहिए। अच्छा, ये अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या, तो भी रिपेल करते? नहीं, तो अट्रैक्ट करते। तो क्या करते? ये अट्रैक्ट करते, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपेल कर रहे हैं, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या करते? अट्रैक्ट करते। सेम चार्ज रिपेल कर रहे हैं, अपोजिट चार्ज होते तो अट्रैक्ट करते। अब ध्यान से समझना मैं जो बोलने वाला हूँ, किसी भी मैटर की, देखो ये एक मैटर है ना, ये क्या है? एक मैटर है। तो किसी भी मैटर की
ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरे मैटर को, दूसरा मैटर मतलब ये, किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मैटर मतलब ये मैटर अपने आसपास वाले मैटर को रिपेल या अट्रैक्ट करने लगे, यानी कि फोर्स लगाने लगे रिपल्शन का या फिर अट्रैक्शन का, ऐसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं। क्या चार्ज समझ में आया? चार्ज क्या है? बेसिकली किसी भी मैटर, क्योंकि मैटर किससे बना? एटम से। एटम किससे बना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टी है ना, तो पर हम बेसिकली ब्रॉड वे में हम क्या बोलते हैं कि ये मैटर की प्रॉपर्टी है। तो मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। ठीक, चलिए डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन आपको नोट करनी है, नोट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, नोट्स के लिए देखिए ये डेफिनेशन आपके लिए। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसकी वजह से वो मैटर क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब उसको हम कहाँ रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। मतलब एक मैटर फोर्स फील करता है जब हम उसको कहाँ रखते हैं? एक दूसरे चार्ज मैटर के पास रखते हैं। तो ये जो उसको फोर्स एक्सपीरियंस करने की जो प्रॉपर्टी है ना, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। आई थिंक चार्ज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो चार्ज के बारे में सबसे पहले जो बात की थी किसने? थेल्स ने की थी। तो ये रहे आपके थेल्स, थेल्स ऑफ माइलेटस, और ये है सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने जो बात की थी लगभग 1754 में की थी। इन्होंने जो बताया था लगभग 500 BC से 600 BC जो था आपका समय, उस टाइम बताया। ठीक है, ये कुछ फिनोमिनाज है जो हम ऑलरेडी ऑब्जर्व करते हैं, बचपन से देखते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े हम लें, तो एक मैटर हमने लिया, मतलब एक पेन लिया, उसको बालों से रब किया, तो रब करने के बाद हम उसको उसके पास लेके जाते हैं, तो उन छोटे छोटे पेपर से उनको वो अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज क्या है, थोड़ी और डिटेल में हम बात करें। देखिए, हम जैसे मास की हम बात करें, मास को अगर मुझे मेजर करना हो, मास को अगर मुझे मेजर करना हो तो मैं किस में करूँगा बताइए? मास को हम केजी में मेजर करेंगे, बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? चलिए ठीक है। क्या अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है, कोई डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करनी है, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं मीटर्स में। ऐसे ही अगर मुझे चार्ज को मेजर करना है, तो चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम्स में। किस में मेजर करते हैं? कूलम्स में मेजर करते हैं। चार्ज को किस में मेजर करेंगे? कूलम से। मतलब चार्ज की एसआई यूनिट क्या मिल गई आपको? एसआई यूनिट जो आपको चार्ज की मिली है वो मिल गई आपको कूलम। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। चलिए ठीक है। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? तो चार्ज आपकी बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। सर स्केलर क्यों होती है, वेक्टर क्यों नहीं होती? वेक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि जो चार्ज का इन्फ्लुएंस है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं स्केल को सीधा करके उसको रब करके सीधा करके रखूं या उसको उल्टा करके रब करके रखूं, उसको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी पे डायरेक्शन चेंज करने से कोई खास फर्क क्या फ़र्क पड़ता ही नहीं है ना। चाहे आप ईस्ट में जाके करें, नॉर्थ में जाके करें, साउथ में जाके करें, कहीं जाके करें, उसकी प्रॉपर्टी पे, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो चार्ज है बेसिकली डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, ऐसा यूनिट आपको मिल गई कूलम्स। स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है AT, और कई सारी जगह आपको यही IT के फॉर्म में भी मिल जाएगा। अच्छा, AT और IT कैसे आया ये फॉर्मूला? चलिए बात करते हैं। क्लास 10th में हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी करंट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, I = Q/T। बोलो याद है कि नहीं? होना तो चाहिए। तो हमें Q का डायमेंशन चाहिए, तो T को हम ले गए यहाँ, बोलो लेके जा सकते कि नहीं? तो Q = मुझे मिल गया IT, और I होता है करंट, T होता है टाइम। I का जो डायमेंशन है, मतलब करंट का जो डायमेंशन है, उसको हम बोलते हैं A। करंट की डायमेंशन होता है A, और टाइम का डायमेंशन होता है T। तो Q का जो डायमेंशन फॉर्मूला में हमें मिला वो मिला AT, और हम बोल सकते हैं IT। इसको I से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये बात होगी हमारी चार्ज की। चार्ज की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, चार्ज की एसआई यूनिट हमने पढ़ ली, स्केलर क्वांटिटी, कूलम्स। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT या फिर IT, दोनों ही हम लिख सकते हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज की। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी से पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज के दो टाइप होते हैं, हम सब जानते हैं कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, इसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, चार्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम जानते हैं लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या नोट करना है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। आप इसको बिल्कुल नोट से व्यवस्थित लिख लें अलग से। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और opposite charges attracts each other। बोलो क्लियर बात? ये हम लिख लेंगे। तो दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस जो होते हैं मतलब पॉजिटिव करेगा रिपेल, नेगेटिव करेगा रिपेल, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव करेगा अट्रैक्ट। क्या ये बात क्लियर? ये नोट कर लेंगे साइड में, पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, सेम रिपेल अपोजिट अट्रैक्ट। इतनी बात क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं चार्जेस की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ की। हम इसकी 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेसिकली, और इन 3 प्रॉपर्टी में आपका ऑलमोस्ट 100% सारा का सारा जो आपका सिलेबस है, जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो सब हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहली जो हम पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये आपको क्या बताती है? देखो, पूरे यूनिवर्स में जितना मैटर था उतना ही रहेगा, नया तो नहीं बन सकता। कोई नया मैटर क्रिएट कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते। मान लो ज़मीन पे, मान लो अर्थ के ऊपर जितनी मिट्टी है 1000 करोड़ों साल पहले जितनी थी आज भी उतनी रहेगी ना। हाँ, ऐसा हो सकता है उस मिट्टी का हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? मिट्टी से हमने ईंट बना ली, ईंट से हमने बिल्डिंग बना ली, लेकिन रहेगी तो वो मिट्टी ही ना, मतलब चेंज तो नहीं हुई। ऐसे ही जो चार्ज है, अगर मैं किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं? आइसोलेटेड सिस्टम। सर आइसोलेटेड सिस्टम बता दो क्या होता है? तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं जाएगी, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर मान लो 100 कूलम चार्ज था। कब था? बस था। और इसके अंदर कुछ प्रोसेस हुई, कुछ भी प्रोसेस हुई, कुछ मैं बोलूँ कुछ रिएक्शन हो गई, या कुछ मान लो कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, फिजन कुछ भी हो गया, है ना, कुछ प्रोसेस इसके अंदर हुई। तो प्रोसेस शुरू होने से पहले चार्ज कितना था? 100 कूलम। प्रोसेस खत्म होने के बाद भी कितना रहेगा? 100 कूलम रहेगा। इसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि चार्ज का फॉर्म चेंज हो सकता है, कि चार्ज का फॉर्म चेंज हो गया। चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज हमेशा कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। यही बताता है आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्या लिखा है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो खत्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। तो आप इसको नोट कर लें, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को पहली प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की। ठीक है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के बारे में क्या बताते हैं, क्योंकि हम देखो अभी हमने पढ़ा कि चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें प्लस करने के लिए या उनको जोड़ने के लिए या टोटल सम निकालने के लिए हमें वेक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेक्टर सम जो हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ उन क्वांटिटीज़ पे करते हैं जो कि वेक्टर्स होती हैं, जबकि ये कैसी है? स्केलर। इसीलिए जैसे मैं बोलूँ एक सिस्टम ले लिया, इस सिस्टम के अंदर खूब सारे चार्ज हैं। जैसे मैं बोलूँ +2 एक चार्ज है, +2 +3 -1 +2 -5, इस तरीके के चार्जेस हैं। तो मुझे सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? टोटल चार्ज। तो मैं इनको डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ? प्लस माइनस कर सकता हूँ। जैसे ये +2 है तो +2, फिर +3, फिर ये +2, फिर ये -1, फिर ये -5, इस तरीके से मैं डायरेक्टली इनको प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो टोटल कितना हो गया? 2 + 3 5 7 माइनस कितना हो गया? 6। तो नेट चार्ज, इसका टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का कितना हो गया? +1।
तो इसी प्रॉपर्टी को प्लस माइनस करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। देखो क्या लिखा है, टोटल चार्जेस ऑफ अ सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड, पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब 2 + 2 4, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सम, जो मैथ्स में करते हैं ना, 2 + 2 4, 3 + 2 5, तो इसी सम को बोलते हैं एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इन द सिस्टम। तो इसके लिए इतना नोट करने के बाद आप एक छोटा सा एक चीज़ करेंगे, आप क्या करेंगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे कि मान लो एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक -Q3 चार्ज है, फिर एक Q4 चार्ज है, फिर -Q5 चार्ज है। इस तरीके से आप एक ड्राइंग बनाएंगे बढ़िया सी, और एक इक्वेशन लिख लेंगे, बस इतना बहुत है इस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। मतलब समझ में आना चाहिए बस आपको, क्या क्या लिखना है आपको, कि नेट टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज लिख दो Q, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q1 देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस Q2, ये -Q3 प्लस Q4 -Q5। मतलब हम इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है Q1 + Q2 - Q3 प्लस माइनस सीधे करके निकाल सकते हैं। बोलो इस इक्वेशन में कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सीधी सी बात है यार, है ना। चलो अब बात करते हैं अभी तक के टॉपिक में सबसे शानदार, जानदार और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। लिख लो, बहुत ज़्यादा IMP। ये टॉपिक है भाई, ज़बरदस्त टॉपिक, इससे बनेगा न्यूमेरिकल, तो इसको हमें समझना है बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक। तो इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि आपके पास एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स बनाते हैं, चलो एक बॉक्स, ये रहा बॉक्स, इसका टोटल जो वेट है, मैंने इसको बोला कि टोटल वेट है आपका 100 kg। कितना वेट है आपका टोटल, 100 kg। और इसके ये जो बॉक्स है बेसिकली ये किससे भरा हुआ है, ये ब्रिक्स से भरा हुआ है। किससे, ब्रिक्स से। ब्रिक्स मतलब ईट से भर दिया हमने, खूब सारी ईट इसके अंदर डाल दी। लेकिन ये सारी जो ब्रिक्स हैं वो सारी आइडेंटिकल हैं। कैसी हैं, आइडेंटिकल, मतलब एक ब्रिक का जो मास होगा वो बेसिकली हर ब्रिक का उतना ही मास होगा। तो मैंने बोला कि एक ब्रिक का मास है मान लो 2 kg। कितना है, 2 kg है। तो मैंने आपसे पूछा बताइए इसके अंदर कितनी ईंट हैं, तो आप क्या करोगे कि सर टोटल तो बहुत आसान है सर, 100 को डिवाइड कर दो 2 से तो सर हमें मिल जाएगा 50, मतलब इसके अंदर कितनी ईंट है, 50। बहुत बढ़िया बात है। तो क्या आप समझे कि अगर यूनिट्स बराबर होती हैं, यूनिट्स अगर बराबर होती हैं, तो देखो यहाँ इसका जो टोटल वेट था वो एक सिंगल ब्रिक के वेट के मल्टीपल था। इसका देखो मल्टीपल है ना, इसके अंदर चलो मैंने बोला कि मान लो 51 ईंट है, कितनी 51, तो इसका टोटल मास कितना होगा, इनटू कर देंगे 2 से, 2 2 पंजे 10, 102 kg। क्या ये 102 भी 2 का मल्टीपल है, बिल्कुल है मल्टीपल। तो मैं ऐसा बोल सकता ना कि जो टोटल मास होगा इस पूरे सिस्टम का बेसिकली वो एक ईंट के मास के मल्टीपल होगा। बोल सकते कि नहीं, कितना भी मास हो यार इसका, कितना ही मास हो, मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर 200 ईंट है भाई, 200 ईंट है, तो टोटल मास कितना हो गया, इनटू क्या करूँ मैं 2 कर दूँ, कितना हो जाएगा 400 kg। क्या ये 400 kg एक ईंट के मास का मल्टीपल है कि नहीं, बिल्कुल है, हमेशा ऐसे ही तो होगा। अरे भाई एक बिस्किट लिया 4 रुपए का, हमने 5 बिस्किट लिए, 4 पंजे कितना हो गया 20, तो जो 20 है वो एक बिस्किट का जो वैल्यू उसके मल्टीपल ही तो होगा, ऐसे ही होना चाहिए ना। हाँ, अगर ये बात क्लियर होती है तो जो मैं आप बताने वाला हूँ ये बहुत शानदार तरीके से क्लियर होगी। बोलो बात करें इस बारे में, चलिए देखिए ये प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है। देखो हम ये जानते हैं कि जो चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो चार्ज होता है वो होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, इससे बड़ा भी पॉसिबल नहीं है। मतलब चार्ज की जो वैल्यू होती है सबसे छोटी सबसे बड़ी जो पॉसिबल है सिंगल यूनिट में वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी लिखेंगे और समझेंगे बहुत बढ़िया से। बोला ठीक है सर कोई बात नहीं। अच्छा, अगर एक सिस्टम के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, ध्यान से समझना, एक सिस्टम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से मान लो, तो मुझे टोटल चार्ज अगर उस सिस्टम का निकालना है
तो मैं क्या करूं, एक सिस्टम है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा, सोच के बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10 टू द पावर -19, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे होगा कि नहीं। अब ध्यान से समझना, देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपको किसी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है, तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उसकी इनटू अगर आप कर दें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो आपको पूरे सिस्टम का चार्ज मिल जाएगा। क्या बात कर दी सर, बात समझ में आ गई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना है, 2 इलेक्ट्रॉन का इतना होगा। किसी सिस्टम के अंदर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 100 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बात समझ में आई, बोला हाँ सर आ गई। तो ऐसे मुझे मिलेगा टोटल चार्ज। यही बताता है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो डेफिनेशन कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा इज एन इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, बेसिक यूनिट चार्ज के। बेसिक यूनिट चार्ज मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज जो होगा सिस्टम का वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा ऑलवेज, आपको याद रखना है। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकालना चाहूँ, अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ये रहा सिस्टम। मान लो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या है, वो है Q। ठीक है, सिस्टम है, सिस्टम का टोटल चार्ज हमने मान लिया Q, तो ये Q किसके बराबर होगा, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो क्या है n इलेक्ट्रॉन, और उन n इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इंटू कर दूं किससे, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल चार्ज। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, नोट कर लो। E का मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q का मतलब टोटल चार्ज। अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी बेटा ये, नोट कर लेना, इसकी एक चीज़ नोट कर लेना, यहाँ नोट कर लीजिए, ये प्रॉपर नोट कर लो बढ़िया से, ठीक है। चलो कर लें नोट, ठीक। चलिए अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो पहला ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमने फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल्स टू NE। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, n निकालना है, n, ठीक है। चलो कितने कूलम के अंदर, 1 कूलम, मतलब Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कूलम चार्ज मतलब Q की वैल्यू 1, तो Q की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। क्या निकालना है, n की वैल्यू, ठीक है। ये क्या था, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बोला ऐसे होगा, यस सर। n की वैल्यू देखो, ये इनटू में है तो इनटू वाली चीज़ कहाँ जाती है, नीचे डिवाइड में, ऊपर है तो नीचे आएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बोलो ठीक है, ठीक है। सर कैसे सॉल्व करें, ये तो सॉल्व भी नहीं होता, हम सिखाएंगे तुमको, टेंशन मत लो। देखो ये 10 टू द पावर नीचे नेगेटिव में है ना, ये जब ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कैसे लिखेंगे इसको, ऊपर 10 टू द पावर, ऊपर लिख दिया +19। क्या बात है सर। अच्छा ये ऊपर चला गया तो ऊपर देखो 1 के ये जो आता है ना, ये इनटू में आएगा, किस में आएगा, इनटू में। तो ऊपर 1 तो था ही, इसको ऊपर ले गए, नीचे क्या बचा, सिर्फ 1.6 बचा, ठीक है। जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा एक 0,
ठीक, तो कितना हो गया 10/16 इंटू 10⁻19। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड कर, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। ठीक, अब 8 से 5 को डिवाइड करो तो डिवाइड होगा कितने टाइम्स में भाई, कितना होगा 0.68 48 2 8 3 सॉरी 8 3 4 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर बचा कितना 4 4 0 कितना बचा 5 इंटू 10⁻19। स्टैंडर्ड अगर फॉर्म में लिखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म तरीका क्या होता है, एक डेसिमल के बाद मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो एक डेसिमल हम हटाएंगे, नीचे लिख देंगे 10। एक डेसिमल हटाया, सिर्फ एक डेसिमल, मतलब डेसिमल अब आ जाएगा 6 के बाद, तो हम लिखेंगे 6.25 और इस 10 से एक पावर कम हो जाएगी, मतलब हो जाएगा इंटू 10⁻18 आंसर। मतलब एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। क्या ये बात क्लियर? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करेंगे, बढ़िया से नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। जो अभी एक एनालॉजी दी थी ना ब्रिक्स वाली, बस वही लगेगी यहाँ। व्हाट इज द चार्ज पोजेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज। व्हाट इज द चार्ज पोजेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 kg इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, चार्ज निकालना, देखो क्या निकालना, व्हाट इज चार्ज निकालना ना। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला अभी तो पढ़ा भाई, Q = NE। टोटल चार्ज निकालना है हमको। क्या देखो, न्यूमेरिकल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको पता होना चाहिए निकालना क्या। हमको क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज का फॉर्मूला लगा दो भाई, क्या है, Q = NE। ये तो फॉर्मूला Q = NE। अगर मुझे Q की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास N भी होना चाहिए, A भी होना चाहिए कि नहीं। मेरे पास E तो है 1.6 × 10⁻19। क्या मेरे पास N है? नहीं है। तो क्या ढूंढना पड़ेगा, N ढूंढना पड़ेगा। चलिए ढूंढते हैं N। N के लिए इन्होंने क्या दिया है कि भाई 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना दिया है इन्होंने, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ध्यान से समझेंगे, देखो वो एनालॉजी, टोटल मास जो था, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे ना सारे, हर इलेक्ट्रॉन का मास बराबर होता है। तो इसके अंदर ब्रिक्स थी, मान लो ब्रिक्स थी ना खूब सारी। एक ब्रिक का मास कितना लिया था हमने, 2 kg लिया था। कितना लिया था, 2 kg। अगर मैं बोलता कि इसका टोटल मास जो है 100 kg था और एक ब्रिक का मास कितना है, 2 kg। मुझे चाहिए नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो क्या करूँगा मैं, 2 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो 50 ब्रिक्स का आंसर आ जाएगा। मतलब सर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो मैं क्या करूँ, 1 kg इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से, तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, असल में वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, बहुत व्यवस्थित लिखेंगे। देखिए उसका आंसर है ना, रिप्रेजेंटेशन का नंबर मिलता है बेटा, कुछ भी कर लो बोर्ड्स के अंदर, और जी में तो कोई दिक्कत नहीं, नीट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित आप ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, मास ऑफ 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 kg इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड कर दो किससे, ठीक है, 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 kg इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऊपर 1 और नीचे क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अभी कैसे कहा था, पावर को नेगेटिव में तो ऊपर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए ऊपर 1 ऑलरेडी है, तो 1 इंटू हो गया 10⁻31 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा 9.1। कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। चलिए ये पॉइंट हटाया हमने, तो ऊपर बनेगा ये 10, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया 10/91 इंटू 10⁻31। देखो ये जो हमें आंसर मिला है ना, ये हमें मिला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल चार्ज। देखो हमें Q चाहिए, N हमें मिल गया, ये रहा N। तो ये N की वैल्यू हम इसमें क्या करें, सीधे पुट कर दें। बोलो करें कि नहीं करें, कर दें। चलो आ जाओ, यहाँ पुट कर देते हैं। तो Q = N की वैल्यू ये रही 10/91 इंटू 10⁻31 इंटू
चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम अगर देखें एक डेसिमल हटा दो, नीचे क्या बचेगा 10, इस 10 से ये 10 साफ। ठीक, चलो ये देखो, ये पॉजिटिव पावर है, ये नेगेटिव पावर है, दोनों का बेस सेम है तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है नेगेटिव। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे दोनों को, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। 10 टू दी पावर ऊपर कितनी बचेगी 12, और वो भी बचेगी पॉजिटिव की। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखो क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा है 16 और नीचे बचा है अपना 91। अब सॉल्व करना है, 91 से 16 को करना है डिवाइड। चलिए डिवाइड करते हैं फटाफट। 16 डिवाइडेड बाय 91.0, तो 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 191 माइनस करा कितना बचा 9, 10 में से 1 गया 9, 15, 15 में से 9 गए 6, 6 बचा, फिर एक और 0 लिख दो। कितने टाइम्स में डिवाइड होगा ये 7 टाइम्स में आई थिंक, क्योंकि 7 जा होगा 63। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। चलो 0.17 रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको डिवाइड किया तो आंसर आएगा आपका 0.17 इंटू 10 टू दी पावर 12, जिसको हम लिख सकते हैं बेसिकली 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 11। एक डेसिमल को आगे शिफ्ट किया तो एक पावर कम हो गई, तो इतना चार्ज जो है, इतना कूलम चार्ज जो है आपका बेसिकली 1 kg इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लेना क्वेश्चन बेटा, और इसको संभाल के रखना, आगे काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ, नया क्वेश्चन एकदम बढ़िया। चलिए एक बार आप इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलो कर लिया, पॉज करके मस्त अटेम्प्ट करो। अब मैच करते हैं अपना आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद ए वुल। एक पॉलिथीन का पीस लिया, वुल के साथ क्या किया, रब कर दिया। इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, मतलब एक पॉलिथीन का पीस है, उसको वुल के साथ क्या किया, रब किया गया, और देखा गया कि उस पॉलिथीन के पास कितना नेगेटिव चार्ज आ गया, इतना नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब Q की वैल्यू दे रखी है 3.6 10 टू द पावर -7 कूलम। चलिए ठीक है, सबसे पहले पूछा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। चलिए ठीक है, n निकालना है, बहुत आसान भाई। Q इक्वल्स टू क्या सीखे थे, n इंटू ई। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। Q तुमको पता है, G पता है, आई ई तुमको पता है, पता है, तो n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, Q बाय ई। तो Q कितना हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर -7 भाई -7, और E की वैल्यू हम जानते हैं कितना था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखो अभी अभी सिखाए थे, बार बार आ रहा ना, ये आएगा, इसको समझ लो, याद अच्छे से याद कर लो कि भाई नीचे वाली पावर को ऊपर लेकर जाओ। चलो ऊपर ले गए, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -19 था, ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाय कितना है नीचे 1.6। चलो ये पॉइंट हटाया, यहाँ 10 बढ़ा दो, ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ा दो, इस 10 से ये 10 साफ हो गया। ठीक है, देखो ऊपर बचा 36, नीचे 16। अच्छा पावर सॉल्व कर लो, 19 में से 7, देखो ये प्लस की है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, कितना बचेगा 10 टू दी पावर 12। चलो ऊपर बचा 36, नीचे बचा 16 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया 12। 12 भी आएगा ना भाई, 19 17, हाँ ठीक है 12 ही आएगा, क्योंकि 12 7 19 होता है। चलो इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो गया 4 4 जा 4 9 जा। चलो डिवाइड करो इसको 4 से, 4 2 जा 8 है ना, 4 2 जा 8, 8 फिर 1 0, 4 फिर 2 जा 8, फिर 2 0, 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 12। ये तो मिल गया आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा क्या था, इफ इलेक्ट्रॉन हैज मास 9.1 इंटू इतना, तो फाइंड द मास ट्रांसफर।
कितना मास हुआ, तो भाई देखो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो मैं बेसिकली अगर मुझे टोटल मास ट्रांसफ़र, मतलब टोटल मास जो ट्रांसफ़र हुआ वो अगर मुझे निकालना है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, इसको बताते हुए एक क्वेश्चन और आया मुझे, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया जो तुमको पता होना चाहिए, मतलब ये याद कर लो। क्या याद कर लो कि भैया जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो मास चेंज होता है, मास कम भी हो सकता है, मास ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो मास बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज है तो मास कम होगा। चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुए, गेन हुए। पॉलीथीन को इलेक्ट्रॉन गेन हुए क्योंकि नेगेटिव चार्ज हुआ था ना, नेगेटिव चार्ज हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। तो टोटल मास कितना गेन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना दे रखा है, 9.1 इतना दे रखा है, और कितने टोटल 2.25 है। तो टोटल निकालना है, इतना नोट कर लो फटाफट, टोटल निकालना है। टोटल के लिए क्या करो, टोटल मास इक्वल टू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना दे रखा है, -31 इंटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक, तो पावर सॉल्व कर लें। देखो पावर सॉल्व अगर हम करते हैं तो कितना बच रहा है अपना, 10 माइनस किया तो 21 और 2 माइनस किया तो 19, तो 10 टू दी पावर जो बच रही है वो बचेगी 19। एक बार चेक कर लेना बेटा, है ना, 19 ही बच रही ना, बस नहीं तो 19 ही चाहिए, इंटू 19 प्लस 10 29 और 2 31। हाँ ठीक है, 10 टू दी पावर बच रही है -19। ठीक है, अच्छा इस तरह सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 2.25 91 कितना होगा, 5 2 2 9 पंजे 45 के 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22 कैरी 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 5 7 4 0 2 कितना हो गया, 1 2 3 1 2 3 2.4 समथिंग, 20.475 इतना आंसर हो गया। अच्छा इसको अगर मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2.0475 इंटू 10 टू द पावर -18 ही होगा ना, उधर जाएगा तो बढ़ेगा नीचे। हाँ ठीक है, इतना केजी मास जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। क्या शानदार क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आपने देख लिया, अच्छे से नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। आज का आखिरी क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त, ये है भाई बढ़िया क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट में भी पूछा गया है, जी में भी पूछा गया है, बोर्ड्स में भी पूछा गया है, और एनसीईआरटी में भी है, इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर रखा है क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड नेगेटिव चार्ज पॉजेस्ड बाय देम। मतलब 1 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले तो ये निकालना है। दूसरा कितना चार्ज होगा ये भी निकालना है। तो अच्छा, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो 250 ग्राम्स के लिए दिया गया है और एक 100 ग्राम्स के लिए भी है। तो 250 ग्राम्स का जो तरीका होगा वो भी ऐसा होगा, 100 ग्राम्स का भी ऐसा होगा। तो 1 ग्राम के लिए कर रहे हैं, 250 के लिए आपको करना है, 100 के लिए आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 250 का आंसर बताऊंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले लिखेंगे हम H2O। ठीक है, लिख लिया। हमें जानते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा हमें पता है कितना होता है। देखो ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, हाइड्रोजन कितना होता है 2, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं, तो मास हो गया इसका 2। टोटल जो होता है 16 + 2 कितना हो गया, मॉलिक्यूलर 18 ग्राम्स हो गया। अब मोल कॉन्सेप्ट की बारी आती है। मोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखिए मोल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जितना भी उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा, असल में वो मास जो होगा उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके होंगे 6.022 × 10⁻23 अवोगाड्रो लॉ।
मॉलिक्यूलर वेट के अंदर यानी मास के अंदर, मॉलिक्यूलर मास के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे इतने। चलिए ठीक है। अच्छा 18 ग्राम में इतने होंगे तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 18 कितना होगा? 18। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे यानी कि एटम्स होंगे। बोलो क्या ये बात क्लियर? मतलब हाइड्रोजन के वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे किसमें 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम के अंदर। चलिए ठीक है। 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? चलो देखते हैं। देखो ये ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पता है कि नहीं? 8 होते हैं ना, 8 एटॉमिक नंबर है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? 8। चलिए हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन कितने हाइड्रोजन है? 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन H2 के अंदर कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने? इतने। और हर मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इतने। तो मैं इंटू 10 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा बेसिकली कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फटाफट से अपना कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी आ गई, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपको करना 0.6.022 डिवाइडेड बाय 18। तो अच्छा, तो ये आंसर आपको मिल रहा है 0.334 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा? 0.334 इंटू 10 टू द पावर 23 के इंटू किससे कर दो? 10 से कर दो। किससे कर दो? 10 से कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 0.334 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आ गया आपके पास n बेसिकली। अब आपको निकालना है टोटल चार्ज का फॉर्मूला बचपन से सीखते आ रहे हैं। कौन सा? Q इक्वल्स टू NE। अभी सीखा था थोड़े दिनों पहले, मतलब इसी लेक्चर में अभी सीखा था। तो Q की वैल्यू निकालनी है तो n हमारे पास कितना? ये रहा n 0.334 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। फटाफट सॉल्व करेंगे। 1.6 से किया तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.53। अरे यार, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो है 0.53 इंटू 10 टू द पावर, देखो कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। अरे ये प्लस ये माइनस 24 में सोने से कितना गया? 5। चलो एक 10 से इंटू कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। 5.3 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम चार्ज जो है आपका आंसर रहेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा। अब आगे आपको क्या करना है? बेसिकली आपको 250 ग्राम के लिए ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। चार्ज भी निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना है। मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।